Hello students, how are you? Today our chapter is Water in the Atmosphere. Lesson number 11, Water in the Atmosphere. You have already learned that the air contains water vapor. It varies from 0 to 4% by volume of the atmosphere and plays an important role in the weather phenomena. So you know very well that air contains water vapor, and the volume of the water vapor in the air is 0 to 4%. Water is present in the atmosphere in three forms, namely gaseous, liquid and solid. So you know very well that water that present in the atmosphere, it forms in three forms, namely gaseous means ये गैस की फॉर्म में भी होता है, in liquid form also, and in solid form you can say as a आप जिसको बोलते हैं स्नोफॉल, तो वो स्नो की फॉल में भी जो है वाटर है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. The moisture in the atmosphere is derived from water bodies through evaporation and from plants through transpiration. So अब जो मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो वाटर बॉडीज के थ्रू इवेपोरेट हुआ. वाटर बॉडीज में जो वाटर था वो सनलाइट के थ्रू, हीट के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू वो इवेपोरेट हुआ. सो वो जो इवेपोरेट होके जो वाटर एटमॉस्फेयर में गया, और सेकंड जो प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन होता है उससे जो वाटर रिलीज होगा वो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. Thus, there is a continuous exchange of water between the atmosphere, the oceans and the continents through the process of evaporation, transpiration, condensation and precipitation. So जो वाटर एटमॉस्फेयर में है वो कंटिन्यूसली एक्सचेंज होता है, मींस वो रेनफॉल करता है, अगेन उसमें इवेपोरेशन होता है, प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है, देन वो वाटर उसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, देन प्रेसिपिटेशन होता है, अगेन वो रिवर में, ओशन में वो अगेन इवेपोरेट होता है. सो वो कंटिन्यूसली एक वाटर साइकिल जो है वो प्रोसेस चलता रहता है. Water vapor present in the air is known as humidity. So जो water vapor air में present होते हैं उसको हम लोग humidity बोलते हैं. It's known as humidity. It is expressed quantitatively in different ways. The actual amount of water vapor present in the atmosphere is known as the absolute humidity. So जो actual amount है water vapor की एटमॉस्फेयर में उसको हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं कि यस अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट जो एक्चुअल अमाउंट है वाटर वेपर की वो इस टाइम की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है. इट इज द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर एंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है. सो अब जो वाटर वेपर का जो वेट है उसको हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम में हम लोग इसको देखते हैं, और ये जो एक्सप्रेस की जाती है एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं. द एबिलिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर वेपर डिपेंड्स एंटायरली ऑन इट्स टेम्परेचर. सो अब जो अगर अपने एयर की बात करें, सो एयर की वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी होगी वो डिपेंड किस पे करता है, उस पर्टिकुलर एरिया के टेम्परेचर के ऊपर में. मींस आप कह सकते हैं कि जैसे आप देखें कि नॉर्थ पोल में जो टेम्परेचर है और जो इक्वेटर एरिया में जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर डिफरेंट है. ओके, सो इन दोनों एरिया की, नॉर्थ पोल एंड इक्वेटर एरिया, तो इन दोनों एरिया की वाटर की जो मॉइस्चर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो भी डिफरेंट होगी. द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी
differs from place to place on the earth's surface of the earth. The percentage of moisture present in the atmosphere as compared to its fully capacity at the given temperature is known as the relative humidity. So उस जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो उसमें जितना भी वो फुल्ली कैपेसिटी है उसकी, अगर एक टेम्परेचर अपने बात करें, फॉर एग्जांपल अगर अपने देखें कि इक्वेटर का एरिया है, यहाँ पर एक गिवन टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये देखते हैं कि 30 डिग्री टेम्परेचर तक कितना उसमें मॉइस्चर होगा, कितना उसमें ह्यूमिडिटी होगा. सो वो जो होगी ह्यूमिडिटी ऑन ए गिवन टेम्परेचर, उसको हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं. इट्स नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. विद द चेंज ऑफ द एयर टेम्परेचर द कैपेसिटी ऑफ रिमेन मॉइस्चर इंक्रीज और डिक्रीज एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड. सो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, मीन्स अगर टेम्परेचर हाई हुआ और टेम्परेचर लो हुआ, सो जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसकी जो ह्यूमिडिटी होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, ह्यूमिडिटी एयर की जो ह्यूमिडिटी होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी चेंज होती जाएगी, और उससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी कहीं ना कहीं उसे अफेक्ट होती है. इट इज ग्रेटर ओवर द ओशियंस एंड द लीस्ट एट ओवर द कॉन्टिनेंट्स. सो ओशियन के ऊपर में ये ग्रेटर फॉर्म में होती है, और अगर अपने कंपेयर करें कॉन्टिनेंट के थ्रू तो कॉन्टिनेंट में वो थोड़ा सा लोअर उसकी होल्ड करने की कैपेसिटी होती है. द एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट ए गिवन टेम्परेचर इज सेड टू बी सैचुरेटेड. मीन्स के एक सर्टेन टेम्परेचर पर एयर की मॉइस्चर होल्ड करने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, मतलब कि वो बिल्कुल लास्ट पीक पॉइंट तक वो कहां तक मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है, उसके बाद में वो 1% भी होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी नहीं है. मतलब बिल्कुल एकदम पीक पॉइंट आ गया कि अब ये एकदम फुल हो चुकी है एयर, अब इसकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बिल्कुल एकदम लास्ट पॉइंट तक पहुंच गई. सो उस पॉइंट को, उस चीज को, वो जो टेम्परेचर होल्ड करने की है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये इसका सैचुरेटेड पॉइंट है, इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है. It means that the air at the given temperature is incapable to holding any addition amount of moisture at the stage. Means अब saturation point के बाद में अगर हम ये देखें कि जो एयर है उसकी उस certain temperature के ऊपर में saturation point के बाद में वो 1% भी और मॉइस्चर को अपने अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी अब उसमें नहीं बची है. कि सैचुरेशन पॉइंट का मतलब यह है कि बिल्कुल लास्ट पीक उसका पॉइंट जो है वो आ चुका है मॉइस्चर होल्ड करने की उसकी कैपेसिटी. द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर इन ए गिवन सैंपल ऑफ द एयर इज नोन एज ड्यू पॉइंट. सो वो जो एक पॉइंट आया जिसके ऊपर में उसकी सैचुरेशन जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल आ चुकी है लास्ट में, सो उस पॉइंट को बोला जाता है ड्यू पॉइंट. नाउ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज एडिड और विड्रॉ ड्यू टू इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन रिस्पेक्टिवली. मीन्स कि जितना भी वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर है, अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो उसके अंदर में एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ वाटर वेपर जो है वो ऐड हो जाएंगे. मतलब कि रिवर के थ्रू या ओशन के थ्रू जितना भी वाटर इवेपोरेट हुआ है, सो वो एक लिक्विड से एक गैसियस स्टेट में ट्रांसफर होके और वो एटमॉस्फेयर के अंदर में जितना वाटर वेपर है उसमें कुछ वाटर वेपर और ऐड हो जाता है. और अगर कंडेंसेशन हो रहा है, सो कंडेंसेशन में क्या होगा कि वो थोड़ा सा वाटर वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर से विड्रॉल हो जाएंगे. इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट. सो इवेपोरेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि वाटर गैस लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में
ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हीट इज द मेन कॉज फॉर इवेपरेशन। सो अब वाटर को अगर इवेपरेट होना है या वाटर को इवेपरेट करने के लिए टेम्परेचर ही एक उसका एक कॉज कह सकते हैं, एक मीडियम कह सकते हैं, जिसके थ्रू, हीट के थ्रू जो वाटर है वो लिक्विड से गैसियस स्टेज में ट्रांसफॉर्म होकर और वो एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट्स इवेपरेटिंग इज रेफर्ड टू एज द लेटेंट हीट ऑफ इवेपराइजेशन। सो जिस टेम्परेचर पे वाटर इवेपरेट होना स्टार्ट होता है उस टेम्परेचर को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मीनिंग क्या बना कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वाटर इवेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, सो उस टेम्परेचर को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द गिवन पार्शल ऑफ एयर। मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा सो मतलब एयर की वाटर एब्जॉर्ब करने की और उस जो उसने वाटर एब्जॉर्ब किया है उसको रिटेन करने की उसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। मतलब ये बना कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वाटर जो एयर है उसकी मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा उसकी वाटर जो वाटर वेपर है या जो ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, उसको होल्ड करने की कैपेसिटी भी उसकी डिक्रीज होती जाती है। सिमिलरली इफ द मॉइस्चर कंटेंट इज लो एयर हैज पोटेंशियलिटी टू एब्जॉर्बिंग एंड रिटेनिंग मॉइस्चर। मीन्स कि अगर एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट अगर लो है तो उसके अंदर अभी और कैपेसिटी है कि वो और एडिशनली वो ऐड कर सकती है अपने अंदर में और ज़्यादा मॉइस्चर को। मतलब कि सपोज कीजिए कि एयर एक सर्टेन टेम्परेचर पर, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जितनी उसकी सैचुरेशन पॉइंट है वहाँ तक उसमें भी मॉइस्चर नहीं है, उससे फॉर एग्जांपल कर लीजिए हाफ उसके अंदर में मॉइस्चर अवेलेबल है, लेकिन अभी जो रेस्ट हाफ जो पार्ट उसका रह गया सो उसके अंदर में अभी और ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करने की, एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेसिटी अभी भी बाकी है, तो उसके अंदर में हम उसको ऐड कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेसेस द सैचुरेटेड लेयर विद द अनसैचुरेटेड लेयर। इसका मतलब ये बना कि सब फॉर एग्जांपल ओशियन, एक आप सपोज कीजिए कि ओशियन है, वहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर इवेपरेट होके और एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर है उसके अंदर में जो मॉइस्चर है वो ऐड होता जा रहा है। लेकिन जब एयर या विंड जब उस एरिया में चलेगी सो विंड क्या करेगी कि उस जो सैचुरेटेड जो लेयर है उसको रिप्लेस कर देगी अनसैचुरेटेड लेयर से। मतलब अब वो जो एयर अनसैचुरेटेड लेयर आ गई, अब अगेन वो वाटर को अपने अंदर में होल्ड करना, वाटर वेपर को अपने अंदर में होल्ड करना, मॉइस्चर को होल्ड करना वो स्टार्ट कर देगी। हेंस द ग्रेटर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द एयर द ग्रेटर इज द इवेपरेशन। मीन्स कि जितनी ज़्यादा उस एरिया में विंड वेलोसिटी होगी, जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ती जाएगी उसी तरीके उसी प्रोपोर्शन में ही जो उस एरिया की एयर है उसकी भी वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ हीट। सो जब वाटर में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन प्रोसेस होने के पीछे रीजन क्या है, वो है लॉस ऑफ हीट। व्हेन मोस्ट एयर इज कूल्ड इट मे
reach a level when its capacity to hold water vapor ceased। कि जब किसी पर्टिकुलर एरिया की जब एयर के अंदर में मॉइस्चर जो है, जब वहाँ की एयर जो है वो कूल डाउन हो जाती है, तो वो किसी न किसी एक लेवल पे जाके उसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। देन द एक्सेस वाटर वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड फॉर्म। उस टाइम में क्या होता है कि जब उसके अंदर वाटर वेपर जब उसकी होल्ड जो वाटर वेपर जो उसमें सीज हो जाते हैं टेम्परेचर डाउन होने के कारण, तो अब क्या है कि वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में जाना, मतलब वाटर जो है वो लिक्विड गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है। इफ़ इट डायरेक्टली कंडेंस इनटू सॉलिड फॉर्म इट इज़ नोन एज सब्लिमेशन। सो अगर वो जो वाटर वेपर है अगर वो डायरेक्ट सॉलिडिफाई हो जाता है, अगर वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में चला जाता है, तो उसको बोला जाता है सब्लिमेशन। इन फ्री एयर कंडेंसेशन results from cooling around very small particles termed as hygroscopic condensation nuclei। अब क्या होता है कि जब जब फ्री एयर में कंडेंसेशन होने के लिए एक बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हम लोगों को चाहिए होते हैं जो फ्री एयर में मूव करते रहते हैं, उनको बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लाई। क्या क्या हो सकते हैं? पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, स्मोक एंड साल्ट फ्रॉम द ओशियन आर पर्टिकुलरली गुड न्यूक्लाई बिकॉज दे आर एब्जॉर्ब वाटर। सो जनरली अगर हम देखें न्यूक्लाई अगर हम बोलें तो वो डस्ट हो सकती है, स्मोक हो सकते हैं, या ओशियन रीजन के अंदर में सॉल्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की इनकी बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है। Condensation also takes place when the most air comes in contact with some colder object, and it may also take place when the temperature is close to the dew point। अब क्या होता है कंडेंसेशन होने के लिए एक ये है कि उस पर्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर है वो ड्यू पॉइंट तक जाना चाहिए। मतलब अगर वो ड्यू पॉइंट तक अगर चला गया है उस एरिया का पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर, सो वहाँ पे कंडेंसेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, वो प्रोसेस ऑनगोइंग रहता है। कंडेंसेशन देयरफॉर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ कूलिंग एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। अब पर्टिकुलर किसी एरिया में कंडेंसेशन जो है वो मेनली आप कह सकते हैं कि उन टू थिंग्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज़ कि उस एरिया की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, और एक उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो कितना है, इन दोनों पे डिपेंड करता है। कंडेंसेशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। अब किसी एरिया में जो कंडेंसेशन हो रहा है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं? सो फर्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ एयर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। ये मेनली जो है वो फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। अब कंडेंसेशन कब होता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए? सो फर्स्ट वन इज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस्ड टू ड्यू पॉइंट विद इट्स वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट। अब किसी पर्टिकुलर एरिया की जो एयर है उसका टेम्परेचर जो है वो ड्यू पॉइंट तक डाउन हो जाए। सेकंड कि उस एरिया की जो एयर है उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया का। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन होना मैंडेटरी है। फर्स्ट वन इज उस पर्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर है वो ड्यू पॉइंट तक जाना चाहिए, और सेकंड वहाँ की जो एयर है उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो वेरी नहीं करना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या बन सकती है? व्हेन बोथ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर रिड्यूस्ड। सो सेकंड कंडीशन क्या बन सकती है कि उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर और वहाँ की जो एयर है उसका वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है तो भी उस एरिया में कंडेंसेशन होगा। नेक्स्ट इज when moisture is added to the air through evaporation, however the
मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर कंडेंसेशन इज द डिक्रीजेज इन एयर टेम्परेचर। अब नई कंडीशन क्या बन सकती है कि उस पर्टिकुलर एरिया की जो एयर है उसके अंदर में कुछ और मॉइस्चर जो है वो इवेपोरेशन के थ्रू उसमें ऐड हो जाए। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है कंडेंसेशन के लिए कि उस पर्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाए, ये उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कंडीशन होती है। आफ्टर कंडेंसेशन द वाटर वेपर और द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर टेक्स वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स: ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड क्लाउड्स। अब अगर एक एरिया में कंडेंसेशन हो गया, मतलब वाटर वेपर जो है वो गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ गए। जब वाटर अब लिक्विड फॉर्म में आ चुका है तो अब उस एरिया में क्या क्या जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो क्या क्या फॉर्मेशन कर सकता है। फर्स्ट वन इज ड्यू, सेकंड फ्रॉस्ट, थर्ड फॉग एंड फोर्थ क्लाउड्स। तो ये 4 टाइप्स के जो है चीज़ें जो है उसमें फॉर्मेशन हो सकता है। Forms of condensation can be classified on the basis of temperature and location. So अब किसी एरिया में जो कंडेंसेशन हो रहा है उसका क्लासिफिकेशन हम लोग टेम्परेचर और लोकेशन के बेस के ऊपर में कर सकते हैं। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस व्हेन द ड्यू पॉइंट इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज द हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। सो ये कुछ कंडीशन है, अगर वो फुलफिल होती है तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो है वो कंडेंसेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा।